हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण अतिलघु प्रश्न तैयार करने वाले हैं। जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं वो इन्हीं प्रश्नों में से आए हैं अभी तक, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि 6 प्रश्न आपके अतिलघु के पूछे जाते हैं। तो 6 प्रश्न में गारंटी है, आप अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो जो 6 प्रश्न आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना पढ़ने के बाद आपको और दूसरे प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो कि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश यानी Q0 के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित किया जाता है, यानी E बराबर F बटे क्या होता है Q0 हो जाता है। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम अथवा वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बन चुका है कई बार। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी धारिता क्या होती है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती। अगर विभवांतर घटता है तो धारिता बढ़ जाती है, और अगर विभवांतर बढ़ता है तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको पढ़ लेना है। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। प्रश्न बनने वाला है, बहुत बार बन चुका है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ यानी dx क्या होगी, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की यानी डेल्टा v की परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या होगा, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता क्या होगी, विभव परिवर्तन की दर बटे दूरी परिवर्तन की दर हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 जो कि है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो वह वेग जिसके द्वारा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं वह अपवहन या अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, तो वह वेग जिसके द्वारा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि आयनों से टकराते हुए मुक्त बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या कहलाता है, अपवहन या अनुगमन वेग कहलाता है, जिसे हम VD से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो क्या हो जाएगा, चालक के एकांक क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल से प्रवाहित अविलंबित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। J बराबर क्या होता है, I/A। मात्रक की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो क्या होता है, विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच अनुगमन वेग के मध्य संबंध क्या होता है, डेल्टा VD बराबर क्या होता है, E V/ml होता है, जहाँ VD क्या होता है, अनुगमन वेग, V विभवांतर, L चालक की लंबाई, और क्या होता है, टो श्रांति काल हो जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विशिष्ट चालकता तथा अपवाह वेग यानी VD से में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। तो संबंध क्या हो जाता है कि क्या बड़ा सिग्मा बराबर क्या होता है, J/E होता है। तो अगर हम बात करें तो VD बराबर क्या पता है, J/N यानी धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध से। ठीक है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध से, तो हम क्या करेंगे, इसका कैंची गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, J बराबर क्या बन जाएगा, NEVD। फिर क्या करेंगे, इस NEVD को कहाँ पर रख दें, यहाँ पर E जो आपकी J की जगह हम रख दें, NEVD/E। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि VD और इनके बीच संबंध क्या होगा, विशिष्ट चालकता तथा अपवाह वेग में संबंध, तो सिग्मा बराबर NEVD/E हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला है
किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। फिर देखिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रभावित करते हैं। फिर किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1 अंक में बनता है, 2 अंक में और लॉन्ग में बन जाते हैं दोनों नियम। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित क्या होता है? शून्य हो जाता है। मान लीजिए कोई संधि O है और इसमें मिलने वाली धाराएं क्या हो गई? I1 I2, ठीक है, ऐसे लिख देंगे I2 I3, ठीक है, ये सब धाराएं। तो मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणित क्या होता है? शून्य होता है। तो इसमें संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। इस बंद की वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का μ0 गुना होता है जहाँ μ0 क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता हो जाती है, यानी समाकलन b × dl बराबर μ0 I हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, तो ये याद कर लेना है। फिर अगला प्रश्न है, देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर देखिए अगला है, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो क्या होता है? B बराबर μ0 Ni/L हो जाता है, जहाँ μ0 बराबर क्या होता है? N/L, यानी N बराबर N/L I हो जाता है, यानी N बराबर क्या होता है? N/L लिख दिया। ठीक है, मात्रक की बात करें तो न्यूटन एम्पियर मीटर हो जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा? μNI, क्या लिखा है? μNI हो जाता है इसका। ठीक है, तो लिख सकते हो आप। तो अगला प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 14 है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के इलेक्ट्रॉन युग्म में होते हैं तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दिशा में होता है। प्रश्न नंबर 15 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम। इससे आप वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, उनको जरूर तैयार कीजिएगा। ये हैं, अब बनते हैं, बहुत बार बने हैं, तो ये आ सकते हैं आपके पेपर में। तो लेंज का नियम क्या होता है? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो वो क्या कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। फिर देखिए, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक हेनरी है। बीमी सूत्र क्या होता है? mL² T - 2 A-2, इसका क्या होता है? मात्रक हो जाता है। तो क्या होगा? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 के, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक ए एवं बाटहीन धारा का अर्थ समझाइए। तो शक्ति गुणांक क्या होता है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I तथा विभवांतर V के बीच कालांतर फाई यानी कोज्या को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। और बाटहीन धारा क्या होती है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तो परिपथ की धारा क्या कहलाती है? बाटहीन धारा कहलाती है। फिर प्रश्न नंबर 18 है कि रेडियो तरंगों का एवं सूक्ष्म तरंगों के में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगे की आवृत्ति परास कितना होता है, यानी परिसर कितना हो सकता है? परिसर 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻4 हर्ट्ज तथा सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परिसर कितना होता है? 3 × 10⁻11 से 1 × 10⁻9 हर्ट्ज तक होता है। अतः सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, याद रहेगा। फिर देखिए
वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक या सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगें कौन, तो रेडियो तरंगें होती हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगें क्या होती हैं, गामा किरणें होती हैं। क्या होती हैं, गामा किरणें होती है। फिर अगला प्रश्न है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर एक प्रश्न, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ये प्रश्न बन चुका है, इम्पोर्टेंट है कि n/b - 1/u बराबर n - 1/r। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। u की बात करें तो पृष्ठ से वस्तु की दूरी हो जाती है n अपवर्तनांक, और जो v होता है वही पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 22 है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो क्या है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2। अगर बात करें यहाँ पर प्रतीकों की, तो यहाँ पर a क्या होता है आपका प्रिज्म कोण है। ठीक है, ये प्रिज्म कोण है। डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, n क्या है आपका अपवर्तनांक है, n अपवर्तनांक हो जाता है। ठीक है, n अपवर्तनांक हो जाता है। फिर क्या है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों में स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर क्या है, प्रकाश के ध्रुवण में प्रकाश की प्रकृति के किस तत्व की पुष्टि होती है। तो प्रकाश के ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। ये 2024 में भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, फिर क्या है, पॉलीराइट के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो फोटोग्राफी में, ऑटो उद्योग में, कार ट्रक आदि के स्क्रीन पर चकाचौंध को दूर करने में, यानी वो काली पन्नी, कांचों के बीच काली पन्नी को लगाया जाता है, वही पॉलीराइट होता है। तो वायुयान तथा ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 36 है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हो। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। प्रकाश यानी इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु में कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। तो क्या हो जाएगी कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, क्या करें, दहली आवृत्ति कहलाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है और उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। ये दोनों प्रश्न जरूर तैयार करना है, दहली आवृत्ति और कार्यफलन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर h न्यू। h क्या होता है प्लांक नियतांक, न्यू क्या होती है आपकी दहली आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, ठीक है, दहली आवृत्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है कि फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तो P बराबर E/c, जहाँ E ऊर्जा है, C प्रकाश की निर्वात में प्रकाश का वेग है और P संवेग हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है किसी परमाणु के उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है। तो वह न्यूनतम विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक से क्या तात्पर्य, इसका किलोग्राम से क्या संबंध है। तो एक AMU कार्बन परमाणु यानी कार्बन के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं। एक AMU किसे कहते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या होता है, कार्बन परमाणु के 12वें भाग को कहते हैं। एक AMU बराबर कितना 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। फिर क्या है PN संधि डायोड में अपक्षय परत से आप क्या समझते हैं। तो PN संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की गतिशीलता नहीं रहती है अपक्षय परत कहलाती है।
ठीक है, तो इतने प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, गारंटी है ज़रूर आएंगे इसमें से। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।